हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आर्टिकल 21 से हम फिर से देख लेते हैं। तो आर्टिकल 21 क्या कहता है? आर्टिकल 21 में ये कहा गया है, इसमें ये है कि हमारे जीवन जीने का अधिकार आर्टिकल 21 में बताया गया है। तो जीवन जीने के अधिकार के तहत ये कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही वंचित किया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही वंचित किया जा सकता है। अब इसके बाद एक केस आया था, ए.के. गोपालन केस 1950। ए.के. गोपालन केस जो 1950 में आया था, इसमें न्यायालय ने कहा था कि जीवन के अधिकार के तहत जो है केवल जीवित रहने का जो अधिकार है, केवल जीवित रहने को मूल अधिकार बता दिया गया था। ए.के. गोपालन केस 1950 में जो आया था उसमें केवल जीवित रहने को मूल अधिकार बता दिया गया। लेकिन मेनका गांधी केस जो 1978 में आया उसमें न्यायालय ने ये कहा कि केवल जीवित रहना ही हमारा मूल अधिकार नहीं है, हमें गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार जो है जीवन जीने का अधिकार है, ना कि केवल जीवित रहने का। गरिमापूर्ण जीवन जीने का हमारा मूल अधिकार है। ये बात किस में कही गई? तो मेनका गांधी केस 1978 में। और इसको न्यायालय ने समय समय पे ये बताया है कि गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होती है। इसमें क्या क्या बताया है कि हमें पासपोर्ट रखने का अधिकार है, हमें नींद लेने का भी अधिकार है, हमें मनमाने तरीके से कोई हथकड़ी नहीं लगा सकता है, हमको स्वच्छ पर्यावरण पाने का भी अधिकार है, हमें अपनी मर्जी से अपना जीवन साथी चुनने का भी अधिकार है, हमें विदेश भ्रमण का भी अधिकार दिया गया है, हमें शुद्ध पेयजल पाने का भी अधिकार दिया गया है, चिकित्सक द्वारा घायल व्यक्ति को चिकित्सकीय सहायता देने का भी अधिकार दिया गया है, निजता का भी अधिकार इसमें शामिल किया गया है, और कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ कोई यौन उत्पीड़न नहीं कर सकता, ये भी इसमें शामिल किया गया है। तो क्या क्या है? पासपोर्ट रखने का अधिकार, नींद लेने का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण पाने का अधिकार, हमें मनमाने तरीके से कोई हथकड़ी नहीं लगा सकता है, हमें अपनी मर्जी का जीवन साथी चुनने का अधिकार है, हमें विदेश भ्रमण का भी अधिकार है, शुद्ध पेयजल पाने का भी अधिकार है, चिकित्सक द्वारा घायल व्यक्ति को चिकित्सकीय सहायता देने का भी अधिकार है, निजता का भी अधिकार दिया गया है, और महिलाओं को कार्यस्थल पर उनके साथ कोई यौन उत्पीड़न भी नहीं कर सकता है। ये भी हमारे जीवन जीने के अधिकार के तहत आर्टिकल 21 में शामिल किया गया है। अब एक केस आता है, कौन सा? रतिनाथ केस 1994 में, और रतिनाथ केस से ही धारा 309 जुड़ा हुआ था। इसमें न्यायालय ने ये कहा कि जीवन जीने के अधिकार के तहत केवल जीना ही शामिल नहीं है, मरना भी शामिल है। यानी कि कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से जब चाहे तब मर भी सकता है। और जब न्यायालय ने ये बात कही तो धारा 309 जो थी वह स्वतः ही क्या हो गई? शून्य हो गई। लेकिन इसके 2 साल के बाद 1996 में एक और केस आया, ज्ञान कौर केस। इसमें न्यायालय ने अपने स्टेटमेंट को वापस चेंज किया और न्यायालय ने कहा कि जीवन जीने के अधिकार के तहत मरना शामिल नहीं है। जीवन जीने के अधिकार के तहत मरना शामिल नहीं है, यानी कि अब जीवन जीने के अधिकार के तहत केवल इंसान जी सकता है, मर नहीं सकता है अपनी मर्जी से। और इसके बाद क्या हुआ? धारा 309 स्वतः ही जीवित हो गया। इसमें यूथेनेसिया का एक सिद्धांत आया था। तो यूथेनेसिया क्या होता है? यूथेनेसिया वो होता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी असाध्य रोग से पीड़ित है, अगर कोई व्यक्ति किसी असाध्य रोग से पीड़ित है तो और वो क्या कहते, उसको बहुत ज़्यादा पीड़ा हो रही है और वो मृत्यु की मांग करता है, तो उसको मृत्यु दी जा सकती है। लेकिन भारत में किस यूथेनेसिया को अपनाया गया है? पैसिव यूथेनेसिया को, यानी कि एक्टिव यूथेनेसिया को भारत में नहीं अपनाया गया है।
पैसिव यूथेनेसिया को भारत में अपनाया गया है। और ये कब अपनाया गया था? अरोड़ा शानबाग जो एक केस आया था 2011 में, उसमें पैसिव यूथेनेसिया को न्यायालय ने मान्यता दी। तो पैसिव यूथेनेसिया क्या होता है? पैसिव यूथेनेसिया में ये कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति जीवन रक्षा प्रणाली के तहत जीवित है, तब उसको जीवन रक्षा प्रणाली को हटाकर, यानी कि जैसे वेंटिलेटर पे है, वो ऑक्सीजन लगाने के बाद जीवित है, वो व्यक्ति कोमा में चला गया है, तब उसको वो चीज़ें हटाकर उसको मृत्यु दी जा सकती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपनी सांसों की बदौलत जीवित है, तो उसको मृत्यु नहीं दी जा सकती है। अब इसके बाद आर्टिकल 21 क को देखते हैं। तो हमारे मूल संविधान में आर्टिकल 21 क को नहीं शामिल किया गया था। आर्टिकल 21 क को कब लाया गया? 86वां संविधान संशोधन जो 2002 में हुआ, उसके द्वारा आर्टिकल 21 का शामिल किया गया। और इसमें कहा क्या गया है? इसमें कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को सरकार जो है निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगी। लेकिन ये बात पहले कहाँ कही गई थी? ये बात पहले हमारे DPSP में आर्टिकल 45 में कहा गया था। ये बात कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की सहायता दी जाएगी। लेकिन उस 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसे मूल अधिकार बना दिया गया। तो आर्टिकल 45 में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि जो 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, उनकी शिक्षा और उनके पालन पोषण की जो जिम्मेदारी होगी वो सरकार की होगी। तो आर्टिकल 45 में क्या कहा गया है अब? कि 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की शिक्षा और उनके पालन पोषण की जो जिम्मेदारी होगी वो सरकार की होगी। और इसी के तहत 86वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 2002 में आया था, इसी के तहत एक मूल कर्तव्य भी जोड़ा गया था, 11वां मूल कर्तव्य। और इसमें ये कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो शिक्षा का उचित माहौल है वो देने का उनके अभिभावकों की जिम्मेदारी होगी। आर्टिकल क्या कहते हैं, हमारे 11वां मूल कर्तव्य कौन सा जोड़ा गया? कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का उचित माहौल देने का जो जिम्मेदारी है वो उनके अभिभावकों की होगी। तो 86वां संविधान संशोधन के तहत 3 बातें जोड़ी गई थी। पहला, जो 21 क में है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, ये मूल अधिकार बना दिया गया। फिर आर्टिकल 45 में जो DPSP है हमारे, इसमें ये कह दिया गया कि 6 वर्ष से कम के बच्चों को उनकी शिक्षा और उनके पालन पोषण का अधिकार सरकार का है। लेकिन ये हमारा मूल अधिकार नहीं है, ये DPSP है। और 11वां मूल कर्तव्य भी जोड़ा गया। और 11वां मूल कर्तव्य भी जोड़ा गया। और इसमें ये कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का उचित माहौल पाने का जो अधिकार है वो उनके अभिभावकों की देने की जिम्मेदारी होगी। अब देखते हैं आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 जो है ये गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करता है। आर्टिकल 22 क्या करता है? हमें गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करता है। तो इसमें भी 3 बातें कही गई हैं। आर्टिकल 22(1) में क्या कहा गया है? इसमें आर्टिकल 22(1) में कहा गया है कि गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। अगर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको उसकी गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। 22(2) में क्या कहा गया है? कि 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। और 22(3) में क्या कहा गया है? कि जो गिरफ्तार किया गया व्यक्ति है उसको अपनी मर्जी का वकील रखने का अधिकार जो है, अपनी मर्जी का वकील रखने का अधिकार दिया गया है। तो 22(3) में कितनी बातें कही गई हैं? 3 बातें।
ये क्या आर्टिकल 22 क्या करता है? गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करता है। तो आर्टिकल 22(1) में कहा गया है कि गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। दूसरे में क्या कहा गया है कि 24 घंटे के भीतर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। तीसरे में क्या कहा गया है कि अपनी मर्जी का वकील चुनने का अधिकार होगा। लेकिन इसमें एक अपवाद भी है कि अगर किसी को निवारक नज़रबंद किया गया है, अगर किसी व्यक्ति को निवारक के तहत, तब उसे कारण बताना उसका मूल अधिकार नहीं होगा। तब सरकार चाहे तो कारण नहीं भी बता सकती है। थैंक यू। अब इसके आगे के आर्टिकल के बारे में हम इसके अगले वीडियो में देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।